हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी एंड क्रैक। और आज इस वीडियो के साथ हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम उत्तराखंड की कंप्लीट हिस्ट्री एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरी कवर करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे प्रागैतिहासिक काल से और ख़त्म करेंगे ब्रिटिश काल के बाद टिहरी रियासत के ऊपर। तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ साथ आपके जो यूके एसएससी और यूके पीएससी के जो पेपर आने वाले हैं, अभी जिनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, उसकी भी आपकी एक ज़ोरदार तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। तो आप ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली बात करेंगे उत्तराखंड के जो हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में भी एंशिएंट टाइम से लोगों का निवास मौजूद था। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, ये खासकर लोअर पीसीएस, पटवारी, वीडियो, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, इन सब के जो पेपर होने वाले हैं, इनको ध्यान में रखकर की है। तो अगर आप में से कोई भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन इस बार सीरियसली लेना है और आपका अटेम्प्ट सीरियस है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे। तो आज हमें जो है हिस्ट्री का जो पार्ट हमारा सेक्शन 1 है, यहाँ पर हिस्ट्री का ये बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड की हिस्ट्री के हमें डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं। किसी भी हिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें ये जानना है कि क्या वो हिस्ट्री ऑथेंटिक है, क्या उसको लोग प्रूफ दे रहे हैं, क्या उसके ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं कि जिससे कि कारण हम इसको मान सकें कि ये हिस्ट्री एक्चुअली है। तो इसकी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत, जो उत्तराखंड हिस्ट्री के जो मेजर सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला सोर्स हमारा हो सकता है वो हमारा होगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एक है हमारा साहित्यिक स्रोत, एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या बातें हमारी होती हैं। तो साहित्यिक स्रोत को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है लोक साहित्य, दूसरा है धार्मिक साहित्य, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, चौथा है गैर धार्मिक साहित्य। अब जानते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य का जो मेन मतलब होता है वो होता है कि लोगों के बीच में जो साहित्य चलता है, दैट मीन्स ये जो साहित्य होता है ये मूलतः जो हमारे मुंह से गाथाएं होती हैं, जो हमारी कहानियाँ होती हैं, जो आपके दादाजी आपको, आपकी दादी आपको बचपन में सुनाया करती होंगी। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में हैं तो आपको पहाड़ी क्षेत्रों की लोक गाथाएँ मिलेंगी। आप मैदानी क्षेत्रों में हैं तो वहाँ अलग किस्म की लोक गाथाएँ आपको मिलेंगी। बचपन में इनको सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा इंटरेस्ट इनमें खोने लग गया। लेकिन ये कहानियाँ आज भी मौजूद हैं और पास्ट की कुछ हिस्ट्री को हमें डिफ़ाइन करती हैं। तो इसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मेजर जो यहाँ पर होती हैं, ये होती हैं जो हमारे पवाड़े होते हैं। हमारे पवाड़े, हमारे थड़िया गीत, हमारे जो भड़ों होते हैं, हुड़की बोल और जागर देखेंगे अपने पहाड़ों में, ये भी एक तरह का लोक साहित्य ही है। आप अगर जागर को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें कुछ राजाओं के नाम आते हैं, बहुत सारी ऐसी हमें डिटेल्स मिलती हैं। हालांकि हम जागरों को सुनते नहीं हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है उसने इसको लगभग एक मनोरंजन का फैक्ट बना के छोड़ दिया है। लेकिन अगर इसको हम गौर से सुनेंगे, इसमें ध्यान देंगे, तो हमें इसमें हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट हमें मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। इसके बाद की अगर बात करें तो इसमें हम मिलता है धार्मिक वृत्तांत। धार्मिक वृत्तांत मीन्स, अब जो ये धार्मिक वृत्तांत है ये मेनली रिटन है, यानी कि जो जो रिटन स्क्रिप्चर्स हमारे पास, जो हमारी पौराणिक किताबें हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, हम उस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसमें दोस्तों पूरी इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाएगी अगर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमें इसमें केवल उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से जानना है कि क्या यहाँ पर चल रहा था। तो धार्मिक वृत्तांत जो है ये आप देख सकते हैं कहाँ पर से मिलता है। हमें ऋग्वेद से मिल जाएगा, हमें शतपथ ब्राह्मण से, महाभारत, स्कंद पुराण, जातक, दिव्ययान, बृहद कथा, ऐतरेय ब्राह्मण आदि, ये कुछ पुस्तकें, ये कुछ ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ही प्राचीन काल से मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बात होगी विदेशी यात्रा वृत्तांत, यानी कि जो बाहर से, इंडिया के बाहर से या उत्तराखंड के बाहर से जो लोग यहाँ आए, इन्होंने यहाँ देखा कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, क्या यहाँ के लोग करते हैं, और इन सब को देखने के बाद जो उन्होंने अपनी कहानियाँ कही या उनको लिखा, ये सब जो हमें वृत्तांत मिलता है
यह सब हमें मिलेगा किसके सेक्शन के अंडर? ये मिलेगा हमें विदेशी यात्रा वृत्तांत के अंदर। अब इसमें बात करें तो मेन जो कुछ नाम हैं जो उत्तराखंड की धरती पे आए, ये हैं आपके हेनसांग और अल-बरूनी, एंटोनियो डी एड्रिडो, विलियम फिंच, मूरक्राफ्ट, हार्डविक आदि कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में एज ए ट्रैवलर आए या उत्तराखंड के लोगों के बारे में उन्होंने सुना, फिर जाना, फिर उस सबको एक किताबों में लिखा। तो ये सब चीज़ें हमें इनके विदेशी यात्राओं के वृत्तांत से मिलती हैं। अब इसके बाद जो हमारा गैर धार्मिक साहित्य है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को या जानने को मिलता है उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। जो हमारा बहुत ही मेन एक चीज़ है, अभिज्ञान शकुंतलम, किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे कालिदास जी ने, और उत्तराखंड की धरती पर ही ये लिखी गई। और उसके बाद मेघदूतम, हर्षचरित्र, काव्य मीमांसा, रजत रंगिनी, अष्टाध्यायी आदि जो कुछ ये पुस्तकें हैं, जो फेमस साहित्य की किताबें हैं, इन्हें हम गैर धार्मिक मानेंगे क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड नहीं, ये हमें ब्रीफली उस टाइम की हिस्ट्री को रिलेट करती हैं और उस टाइम की व्यवस्थाओं को हमें रूबरू कराती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और अगर मैं मध्यकालीन पुस्तकों की बात करूँ या काव्यों की बात करूँ तो मानवोदय काव्य, फतेह प्रकाश, कल्याण चंद्रोदय, जहांगीरनामा, शाहनामा, तहरीक ए बदायूनी, गुलदस्त, तवारीख ए को, ये सब जो पुस्तकें हैं, ये सब जो ग्रंथ हैं, ये किताबें हैं, ये हमें बताती हैं कि उस टाइम पे हिस्ट्री के एस्पेक्ट से हम आज क्या जान सकते हैं अपने उत्तराखंड के बारे में। तो हमने ये बात की, किस चीज़ की बात की फ्रेंड्स? हमने बात की है अभी साहित्यिक स्रोत में लोक साहित्य, धार्मिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत और गैर धार्मिक साहित्य के बारे में। अब जो दूसरा हमारा फैक्टर आता है, ये हमें मिलता है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो लोगों ने, पुरातन विभाग ने जो खोज करके निकाले हैं। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने एंशिएंट टाइम पे जो मनुष्य होगा वो अपनी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करता होगा, और जैसे जहाँ रहता था, जैसे भवन का निर्माण कराया उसने, जैसे उसने अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए मंदिर, मूर्तियों का निर्माण करवाया, जैसे उसने अपने काम के लिए मृदभांड यूज़ किए, जैसे उस टाइम पे पेंटिंग जो होती होगी वो चित्रकला के रूप में दर्शन की गई, वैसे ही कुछ अभिलेख, कुछ मुद्राएं जो उस टाइम चलती होंगी, कुछ स्मारक, जैसे आपने आज देखा होगा कि आज के टाइम पे भी हम कोई ना कोई स्मारक जरूर बनाते हैं ताकि हम उस चीज़ के बारे में एक हिस्ट्री, प्रॉपर डिटेल की, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका सब कुछ डिटेलिंग जो है वहाँ पर हम दिखा सकें। तो वैसे ही उस टाइम पे किसी ने स्मारक बनाए होंगे, कुछ मुद्राएं दी होंगी, कुछ अभिलेख मिले, कुछ भवन। और हमारे आज के जो लोग हैं, जो हमारे आज के पुरातात्विक विभाग के लोग हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों की जब खोज की तब उन्हें पता चला कि हाँ, यहाँ पर जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री में लोगों का निवास यहाँ पर शुरू हो चुका था। अब ये सब तो हमने सोर्स की डिटेलिंग की बात कर ली है। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने इतिहास के क्रम की, कि हम उत्तराखंड के इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं, कैसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इतिहासकारों ने इस सब चीज़ों को 3 भागों में बांटा है। इसमें पहला का जो है वो है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये 3000 BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 3000 वर्ष पूर्व से और उससे पहले की जो भी घटनाएं हुई, इसे हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं और इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 2500 BC से लेकर 1500 BC के आसपास हड़प्पा सिविलाइजेशन समय स्टार्ट हो चुकी थी। तो वहाँ पर एक सिविलाइज्ड हमारे जो लोग थे वो आ चुके थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक जो थी, क्या थी, एक अर्बन सोसाइटी थी। तो इस टाइम के पीरियड को जो हमारे उत्तराखंड के रिस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, और इसे हम पौराणिक या वैदिक काल भी कहते हैं। आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारे जो वैदिक काल आए, या फिर उसके बाद वैदिक काल के बाद जो पौराणिक काल आए, इन सब कालों को हमने जो डिनोट किया है वो किया है 3000 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा जो काल था वो था ऐतिहासिक काल। उस ऐतिहासिक काल में हमने अपने 600 BC के बाद की जो भी घटनाएं हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हुई, उन सबको हमने ऐतिहासिक काल में रखा है। अब इसको हम फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा प्राचीन हिस्ट्री, और एक हो गई मेडिवल हिस्ट्री, एक हो गई आधुनिक हिस्ट्री। ये जो डिवीज़न है, जो टोटल जो है, ये प्योरली बेस्ड है इंडियन हिस्ट्री के बेसिस पर। आपने इंडियन हिस्ट्री में भी देखा होगा कि एक आपने प्रागैतिहासिक काल वहाँ भी देखा, वहाँ भी हम आद्य ऐतिहासिक काल देखते हैं। ऐतिहासिक काल हमने प्राचीन हिस्ट्री में मगध एम्पायर पढ़ा होगा, मध्यकाल में हम दिल्ली सल्तनत, आधुनिक काल में मुगल एम्पायर और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में पढ़ा।
सेम उसी प्रकार का एक डिवीजन हमने जो यहाँ पर कर रखा है वो उसी के बेसिस पर कर रखा है। अब आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल की जो बात करेंगे तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है कि इसके हमें स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो आपने परीक्षा वाणी में देखा होगा कि इसमें बहुत सारे स्रोत दिए गए हैं, और इस जो कोर्स में आपको परीक्षा वाणी के टॉपिक तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जो परीक्षा वाणी में नहीं दी गई हैं और जो क्वेश्चन में डिटेल डेफिनेटली पूछता है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आप इसके साथ साथ अगर आप परीक्षा वाणी खोलकर एक बार उसको भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, वरना आपका इसी कोर्स से पूरा आपका डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रागैतिहासिक काल के जो स्रोत की बात करें तो इसमें हमें मुख्यतः हथियार और शैल चित्र हमें मिलते हैं, और इस काल की हमें कोई ऐसी रिटन जानकारी नहीं मिलती कि यहाँ पर उत्तराखंड ऐसा है वैसा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। इसमें हमें बस हथियार और शैल चित्र की जो चीज़ें हैं उन पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ता है। अब एक जो वो है मानसखंड के अनुसार ये कहा गया है कि कौशिका शालमली नदी के आसपास के मध्य में अल्मोड़ा के निकट जो देखिए डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, जिसे हम MP जोशी भी कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 1968 में पहला शैलाश्रय की खोज की गई। और ये कहाँ पर की गई? ये हमारे अल्मोड़ा के बाड़ी छेना के निकट में की गई। अब आप इसको जानते होंगे, आपने परीक्षा वाणी खोली होगी तो आपको यहाँ पर दिया होगा लाखों गुफा। तो लाखों गुफा जो हमारी खोजी गई वो किसके द्वारा खोजी गई? ये खोजी गई डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। अब आपको ये डिटेल्स परीक्षा वाणी में नहीं मिलेगी दोस्तों। परीक्षा वाणी में आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा है कि सुयाल नदी के तट पर लिखा है, लेकिन ये अगर हमसे कोई डिटेलिंग पूछे तो हमको पता है कि कौशिका मीन्स आज की जो कोसी नदी है, और शालमली मीन्स आज की जो सुयाल नदी है, उसके मध्य में बसे अल्मोड़ा के निकट डॉक्टर MP जोशी को यहाँ पर हमारा पहला शैलाश्रय की खोज का श्रेय दिया जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पहला शैलाश्रय की खोज का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि MP जोशी को। परंतु यहाँ पर एक पॉइंट है दोस्तों जो अभी बताऊंगा आपको मैं। तो देखिए इस जो शैलाश्रय जो खोज की गई थी इसका जो नाम है वो है लघु उड्यार। लघु उड्यार मीन्स इसे आप गुफा भी कह सकते हैं एक तरह का, लेकिन उड्यार और गुफा में हल्का सा एक डिफरेंस होता है। उड्यार को हम रॉक शेल्टर कहते हैं और गुफा को हम केव कहते हैं। रॉक शेल्टर मीन्स वो ओपन भी हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा छत बाहर को निकली होती है किसी चीज़ की, अगर वैसे ही किसी चट्टान की छत बाहर को निकली है और नीचे एक खाली स्पेस है तो उसे हम रॉक शेल्टर कहते हैं। और गुफा जो हमारी एक केव यानी कि टनल टाइप की एक जगह होती है जो अंदर ही अंदर को जाती रहती है, उसे हम गुफा कहते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे उड्यार या गुफा दोनों कह सकते हैं। तो पहली जो हमारी शैलाश्रय की खोज हुई वो कहाँ हुई? वो हुई लघु उड्यार में। ये कहाँ पर है? ये है बाड़ी छेना के निकट अल्मोड़ा में जो बाड़ी छेना एक जगह है वहाँ पर इसके निकट में ये पाई जाती है। इसमें जो हमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर से हमें जो आकृतियाँ मिली है उसमें हमें मानव व पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसमें हमें जो दिखाया गया है वो एक मतलब कि जो मनुष्य है उनके एक मनुष्य या उनके समूह जो आकृतियां हैं वो नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। और इसमें एक ख़ास बात है कि उस वक्त इनमें रंग भी किया गया है, तो यानी कि उस वक्त के लोगों को रंगों की जानकारी भी थी। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेलिंग मिलती है हिस्ट्री के माध्यम से। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि पहला शैलाश्रय खोजने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर MP जोशी 1968 में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पहले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो आपका आंसर MP जोशी नहीं होगा, आपका आंसर होगा हैनवुड को। आपका आंसर होगा मिस्टर हैनवुड को हमारा जो पहला प्रागैतिहासिक चीज़ का श्रेय खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 1856 में देवीधुरा के निकट, देख रहे हैं MP जोशी जी से 100 साल से भी ऊपर पहले इन्होंने इस कप मार्क्स की खोज कर दी गई थी। लेकिन जो इन्होंने खोजा हैनवुड ने वो हमें कप मार्क्स हैं। और अगर आपको कहे कि शैलाश्रय, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर MP जोशी। आप इन्होंने कहाँ पर खोज की? लाखों गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा के बाड़ी छेना के निकट। इसमें मनुष्य आकृतियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है और इसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। चित्रों में रंगों का इस्तेमाल भी किया गया है। ये सब चीज़ें आपको डिटेल जाननी ज़रूरी है। अब आप देखिए लाखों गुड्डार गुफा में चित्रों में श्याम, कत्थई व श्वेत रंग के
प्रयोग किए गए हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो फड़कानौली एक स्थान है, वह पेटशाल भी एक स्थान है। ये फड़कानौली में 1985 और पेटशाल में 1989 में हमें शैल चित्रों की खोज का मिलता है और इसकी खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर यशोधर सिंह मटवाल जी को। और इसमें भी मानव आकृतियाँ नृत्य करते हुए प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है फलसीमा एक जगह है, यहाँ पर जो योग मुद्रा में मानव प्राप्त आकृतियाँ मिली हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से शैलाश्रय हमें मिले हैं जहाँ पर मानव को योग करते हुए दिखाया गया है, तो फलसीमा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, योग मुद्रा का विकास उस समय पर भी हो चुका है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रामाणिक है कि इंडिया की धरती से ही योग का जन्म होता है। अब इस चीज़ से देखिए कि अगला जो मिलता है हमें लुएथाप एक जगह है, इसमें से हमें हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ हमें मिली हैं। ये जो प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारी जो प्लेसेस हैं, अभी अल्मोड़ा की बात चल रही है। अल्मोड़ा जनपद में इतनी प्लेसेस जो हैं आपकी, ये हमने देख ली हैं। आपने देखा पेटशाल, फलसीमा, आपने देखा फड़कानौली, आपने देखा लखू उड्यार और लुएथाप। तो यहाँ पर जो अलग अलग डेफिनेशंस है, कहीं आपको योग करते हुए दिख रही हैं, कहीं आपको हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ दिख रही हैं, और यहाँ पर पशुओं की भी का इस्तेमाल भी किया गया है आकृतियों में, परंतु उतना प्रमाणिक यहाँ पर नहीं है। और जो इसके अलावा जो हमें मिलता है वो कसार देवी पश्चिम रामगंगा घाटी के मेहरू उड्यार से भी प्राप्त होते हैं साक्ष्य। आपको याद करना है अल्मोड़ा, मैंने आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन कर दिया है। तो जैसे कसार देवी हो गया, लुएथाप, फलसीमा, फड़कानौली, लखू उड्यार, ये सब आपको अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिल जाएंगी। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कि चमोली जनपद से, तो चमोली जनपद से अलकनंदा घाटी में स्थित चमोली जनपद की हम बात कर रहे हैं। अब अलकनंदा घाटी में स्थित ग्राम डुंगरी, एक डुंगरी ग्राम है, कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा की घाटी पर स्थित है। से ग्वारख्या या गोरख्या उड्यार हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जनश्रुति है कि ऐसा मतलब कि एक जो हमें लोगों के बीच में कहानियाँ मिलती हैं कि यहाँ पर जो गोरखाओं ने अपना अकूट धन संपत्ति छिपा दी थी, लेकिन ऐसा पुरातात्विक विभाग को कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक फॉल्स नैरेटिव चलाया गया था जनता के बीच में उस टाइम पे, जिसका हमें रिजल्ट क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डुंगरी पे के पास जो क्या कहते हैं शैलाश्रय मिले हैं, वहाँ पर हमें गोरख्या उड्यार जो जगह का नाम है और जो उड्यार का नाम है, वहाँ पर से हमें कालीन प्रागैतिहासिक कालीन जो शैल चित्र है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो रंग यूज़ किया गया है वो है लोहे का रंग, यानी कि लौह रंग में निर्मित 33 मानव व 8 पशु आकृतियाँ बनी हुई मिलती हैं। और मेन बात कि गोरख्या उड्यार का जो श्रेय है, खोजने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है राकेश भट्ट जी को। राकेश भट्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरा जो हमें मिलता है वो पिंडर घाटी चमोली में स्थित किमनी गांव में भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और किमनी गांव के शैल चित्र सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं और इसमें हथियार व पशुओं का जो हमें चित्र है वो हमें देखने को मिलता है। और इसका मेन पॉइंट कि ये सफ़ेद रंग से हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की यहाँ पर बात हो गई। और अब आगे बात करें कि कुमाऊँ में प्राप्त एक मेन आपको नोटिस पॉइंट देख सकते हैं आप कि कुमाऊँ में प्राप्त शैल चित्रों में केवल या अधिकतम मानव आकृतियाँ ही मिलती है। पशु के मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। और लेकिन जो गढ़वाल में है वहाँ मानव आकृतियों के साथ साथ पशु व हथियारों के शैल चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आपको मेन बात, आपको यहाँ पर डिफरेंस, अगर हल्का सा आपको डिफरेंस करना हो तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जनपद जो है हमारा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में हुडली गांव है। एक हुडली गांव में हमें जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं उनमें नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नीले रंगों का प्रयोग कहाँ किया गया है? उत्तरकाशी के हुडली गांव में। देखिए दोस्तों, जो ये परीक्षा वाणी में जो दिए हैं ये सब लाइन से तो दिए हैं, लेकिन इसमें मैं आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न इसका करके लाया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और ये हमारा हुडली गांव जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा पुरोला और पुरोला जो एक जगह है यमुना घाटी के निकट, वहाँ पर ये हुडली गांव स्थित है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ये शैल चित्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपकरण
जैसे कि अब देखिए हर जगह तो शैल चित्र मिले हैं, इसके अलावा भी जो हमें इस प्रागैतिहासिक काल की जो डिटेलिंग्स मिली हैं वो कहाँ से मिलती हैं? हमें ये हाथ कुठार यानी कि एक्स, शुर, खुरचनी, चीरक, छैनी आदि का जो हमें प्रागैतिहासिक काल के जो कुछ साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इस टाइम पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मनुष्य क्यों करता होगा? उस टाइम पे जो है पशुओं को मारने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम करते रहे होंगे। और अब देखिए कि क्या कहते हैं, इसके अलावा पश्चिमी गंगा घाटी, कालसी, यमुना घाटी में जो है, पौड़ी के अलकनंदा घाटी में, खोटानी, नैनीताल में व हैदराबाद, हरिद्वार से भी हमें ऐसे ही कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये सब आपने देख लिया, आपने देखा कि प्रागैतिहासिक कालों में क्या क्या हमें कुछ मिलते हैं। इसके अलावा हमें कंकाल और मृदभांड, धातु उपकरण, ये सब चीज़ें हमें प्रागैतिहासिक काल की मिलती हैं। लेकिन जो आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं आपको भी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, और जो इसमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा कि जैसे मलारी गाँव का जो चीज़ें हैं उसे हम कहाँ कवर करेंगे, तो उसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसकी चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, खाली नाम पढ़ेंगे। तो देखिए आपने देखा कि अल्मोड़ा ज़िले में पहला लखू उड्यार महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने खोज की 1968 में, शैलाश्रय बाड़ेछेना के निकट है। इसमें रॉक शेल्टर में मानव व पशुओं की चित्र आकृति मिलती है। इसमें नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। और उत्तराखंड की धरती में पहला शैलाश्रय खोजने का श्रेय जो जाता है वो MP जोशी को जाता है। और इसके अलावा अगर पहले प्रागैतिहासिक काल के खोज की बात करें तो वो हैनवुड को जाता है। इन्होंने देवधुरा के निकट 1856 में कपमार्क्स की खोज की थी। और लखू उड्यार गुफाओं में श्याम, कत्थई व श्वेत रंग के कलरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद फड़कानौली 1985, पेटशाल 1989, इनका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को। और इसमें भी मानव आकृतियाँ नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। फल सीमा, लुएथाप, फल सीमा में आप बात करें तो योग मुद्रा में दिखाई गई हैं, और लुएथाप में हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। इसके अलावा कसार देवी, पश्चिमी गंगा घाटी, मेहरू उड्यार से हमें इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चमोली जनपद की बात करूं तो अलकनंदा घाटी में जो है स्थित ग्राम डुंगरी गोरखा उड्यार से हमें प्रचलित है इसका नाम। यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त होते हैं और लौह रंग से इनका निर्माण किया गया है। इसका श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है। और पिंडर घाटी, किमनी गांव, चमोली से हमें ये शैल चित्र मिलते हैं। इसमें हथियार व पशुओं की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। कुमाऊँ में आप शैल चित्र देखेंगे तो आपको केवल मनुष्यों की आकृति या अधिकतम मनुष्यों की आकृति मिलेगी। थोड़े बहुत जो पशुओं की आकृति वो मिलती है, लेकिन गढ़वाल में ये सब बहुत डोमिनेंटली होता है और वहाँ पर पशुओं और हथियारों की आकृति भी आपको मिलना आम बात है। तीसरा, उत्तरकाशी में हमें हुडली गांव मिला हमें, जहाँ नीले रंग से प्रयोग किया गया है। हुडली गांव कहाँ पर है? पुरोला नामक जगह पर, ये यमुना घाटी के निकट स्थित है। और इसके अलावा हमें कुछ हथ कुठार, शुर, खुरचनी, चीरक, छैनी और क्या कहते हैं गुफा, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, इन सब की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से जो मैक्सिमम हमें जो मिले हैं साक्ष्य वो हमारे से अब ध्वस्त हो चुके हैं। जैसे लाखों उड्यार आप देखेंगे तो वो लगभग पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो इसका हमें जो मेन जो रीज़न है वो हमारा जो आज की युवा पीढ़ी है उसका इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। उन्हें अपनी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी ऐसे कुछ पाते हैं तो उसके संरक्षण से लेकर जो भी आप कदम उठा सकते हैं उसको आप ज़रूर उठाइए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी लेक्चर सीरीज़, इसी जोश के साथ हम आने वाली वीडियो सीरीज़ में भी आपके लिए लेक्चर लेके आते रहेंगे। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हर एक बच्चा अपनी तरफ से बेस्ट दे UKPSC UKSC के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारी 5 साल में एक बार आती हैं और ये इसको हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आपके UKPSC UKSSC लोअर PCS पटवारी वीडियो सब में इंपॉर्टेंट काम है। और अगर आप एक बार सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।